हेलो बच्चों। और कैसे चल रहा है आपकी पढ़ाई वढ़ाई? और मजे में हो? ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है ना। उसके कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी आपने देखे हुए हैं जिसमें हमने सेल के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो सब डिस्कस किया है मैंने आपके साथ। आज आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा पार्ट जो है कंडक्टर्स, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, है ना। कंडक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कंडक्टर्स होते क्या है ना। कंडक्टर्स आर दी सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे। Conductors are the substance which allow to flow of electricity through them। अपने से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है। कंडक्टर देखो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटलिक कंडक्टर। कंडक्टर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वाज मेटलिक कंडक्टर। है ना, मेटलिक कंडक्टर्स। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इन दोनों के बारे में एक एक करके देखेंगे हम। तो इसमें होता है क्या, मेटल कंडक्टर में जैसा कि आपको मेटल, जिसके बारे में आपको पता है, मेटल के बारे में, मेटल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अलाउ होती है ना, फ्लो कर सकती है उसके थ्रू। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो मेटल कंडक्टर्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल कंडक्टर्स अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, allow the movement, allow the flow of electricity through the movement of electron, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स के बारे में आपने पढ़ोगे, इसमें आयंस मूव करते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे, या इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये बैटरी लगी होती है और पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें आयंस मूव करते हैं। जैसे मान लो NaCl लिया है, तो NaCl के अंदर क्या होता है, Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। तो Cl माइनस आयन एनोड की तरफ और Na प्लस आयन कैथोड की तरफ मूव करता है। तो आप कह सकते हो कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर flow of electricity through movement of ions। आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है। इसमें डिफरेंस ये होता है, इट्स सो increase in resistance with increase in temperature, it's so decrease in resistance with increase in temperature।
ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, ये डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। इस चैप्टर में बेसिकली जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में देखना है, वो देखेंगे हम इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अब हेडिंग देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी की, रिप्रेजेंटेड बाय रो। रेसिस्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय रो। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, तो जैसे मान लो ये कंडक्टर है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इसका लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये हो जाता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी आप इसको कह सकते हो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, रो इज सेड टू बी रेसिस्टिविटी, रो इज रेसिस्टिविटी और एल बाय ए को क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये सेल कांस्टेंट कहलाता है। और यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा, रो का यूनिट हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, तो ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, जैसे रो ओम सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका यूनिट ऑफ रो, दिस इज सेड टू बी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये ओम सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना बच्चों पॉज करके। अब दूसरा पार्ट इसमें देखते हैं, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ रो क्या था, रेसिस्टिविटी थी, इसी रेसिस्टिविटी, और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी एक नया टर्म होता है, इसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कप्पा इज सेड टू बी दी कंडक्टिविटी, है ना, यानी आप कह सकते हो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, या उसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। यानी कि कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लें, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है,
तो आप ध्यान रखना बच्चों, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको 1 by rho इज इक्वल टू 1 by r इंटू एल अपॉन ए, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 by r इंटू एल अपॉन ए, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दिस इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे बच्चों, इसके अंदर हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। ये आपने नोट कर लिया होगा, पहुंच के नोट कर लेना आप इसको, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ solution, conductance of a solution containing 1 mole of electrolyte such that entire solution is placed between 2 electrodes 1 centimeter apart। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होता है कि जैसे कंडक्टिविटी की हमने बात करी आपसे, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेते हैं, को इसके बीच में रखा हमने, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस कितना रखते हैं? 1 सेंटीमीटर रखते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो इसकी जो कंडक्टेंस होगा सोल्यूशन का, वो क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, है ना, ये के कप्पा है, तो आपको मैंने जैसा कि बताया था कि 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है, कप्पा होती है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? कप्पा इंटू बी हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू बी, ये भी मैंने बताया आपको। और देखो, इसको मोलरिटी टर्म्स में अगर हमें कन्वर्ट करना हो, एम इज सेड टू बी दी मोलरिटी, मोल पर लीटर होती है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000, है ना, 1000 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जो, है ना, के अंदर कितने होंगे? एम मोल होंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि एम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट होंगे, एम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने होंगे? 1000 अपॉन एम। ठीक है,
तो इसको अगर हम इसमें इसके वॉल्यूम की जगह पर 1000/m लिख लेंगे हम इसके अंदर। तो यहां से आप लिखोगे इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी को लिखेंगे कंडक्टिविटी इंटू 1000/मोलैरिटी, ये भी हम लिख सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखना, इसको जो यूनिट रखेंगे ये मोल पर लीटर में होगा, ये हमेशा एम इज मोल पर लीटर। और कंडक्टिविटी को किसमें लिखेंगे, कंडक्टिविटी इन दी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता ही है 1/r/L/A होता है। इसको हम लिखेंगे दिस इज इन दी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब यूनिट ऑफ डेल्टा एम कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यूनिट ऑफ डेल्टा एम ये होगा आपका। ठीक है, अब इसी में एक टर्म आता है कि एक टर्म आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप डिफाइन करोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन किया था उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया था, इसमें हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी कंडक्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is the conductance of 1 gram equivalent of electrolyte solution is placed between two electrodes 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट कैसे प्लेस करते हैं इसको। तब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों में। रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टिविटी इंटू 1000/नॉर्मलिटी ये होती है। इसी कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1/r/L/A। इसका जो ओम है ये 200 है, 1/200 इंटू 1 चल कौन सी यूनिटी है, तो कंडक्टिविटी 1/200 है और ये वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो डेल्टा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/200 इंटू 1000/नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जो है दैट इज इक्वल टू 0.01 है, इसे डेल्टा इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये होगा इसका यूनिट। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो आपके सामने है, कंडक्ट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल व्हेन इट इज फिल्ड विद 0.02 मोलर कैस्टियल सॉल्यूशन इज 164 ओम। ठीक है, जब ये 0.05 इजेनोसिस द्वारा फील्ड किया जाता है तो इसका जो कंडक्ट रेजिस्टेंस है वो 78.5 ओम है। ठीक है,
तो देखो इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी जो दी गई है एल अपॉन ए, ठीक है। तो देखो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर केसीएल सोल्यूशन अगर हम देखें, फॉर केसीएल सोल्यूशन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, ये होगा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो एल बाई क्या सेल कांस्टेंट है, तो सेल कांस्टेंट आप ध्यान रखना चाहे केसीएल के लिए हो चाहे वो एजीएम3 के लिए, वो सेम ही रहेगा। तो एल बाई सेल कांस्टेंट हम केसीएल के लिए निकालते हैं तो एल बाई इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू आर होगा, है ना। कप्पा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कप्पा की वैल्यू जो दी गई है जिस कंडक्टिविटी इक्वल टू 2.768 -3, है ना। और केसीएल के लिए इसका रेजिस्टेंस जो दिया गया है इक्वल टू 164 ओम, 164, ठीक है। तो एल बाई की वैल्यू इसकी आ गई, तो दिस एल बाई एच ऑफ केसीएल, ठीक है। तो एल बाई ए जो केसीएल के लिए होगा वही एल बाई ए जो होगा एजीएन3 के लिए होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2.768 10⁻³ इंटू 164 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, एजीएन3 के लिए हम देखें, एजीएन3 के लिए जो है कंडक्टिविटी इंटू आर, आर जो है इसका कितना है 78.5 ओम है एजीएन3 का, इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी एजीएन3 की, कंडक्टिविटी ऑफ एजीएन3 आ गया, ये पहला पार्ट आ गया आपका ए पार्ट। और बी पार्ट कैसे निकालेंगे, बी पार्ट निकालने के लिए क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी होगी। तो कंडक्टिविटी आप निकाल चुके हो, तो इसकी मोलरिटी जो दी गई है एजीएन3 की 0.05 है, तो यहाँ पर 0.05 हो जाएगा। कंडक्टिविटी आप निकाल चुके हो, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलरिटी, इससे मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी किसकी, ऑफ एजीएन3। समझ में आया बच्चों आपको, इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर। हाँ तो देखो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन से कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कंडक्टिविटी का मैंने आपको बताया था, कंडक्टिविटी दी कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, है ना। ये आपको बताया था कंडक्टिविटी ये होती है। जैसे मान लो कि अगर मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लिया आपने, ठीक है, अगर इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लिया, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इसके अंदर, इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस इनिशियली प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मान लो इसको हम डाइल्यूट कर देंगे, इसको डाइल्यूट करते हैं, इसमें बाहर से हम वाटर को मिलाते हैं, इफ यू ऐड वाटर इन दिस सोल्यूशन, किसका लेवल बढ़ेगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज कर जाएंगे, इससे कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी विद कंसेंट विद डाइल्यूशन, है ना। तो इसमें आप कह सकते हो एज वी डाइल्यूट द सोल्यूशन, एज वी डाइल्यूट द सोल्यूशन number of ions in 1 centimeter cube decreases, so आप कह सकते हो सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ठीक है। सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ आयंस जो होंगे इसमें आप समझ ही रहे हो कि ये नंबर ऑफ आयंस अगर हम जिसको डाइल्यूट करेंगे वाटर में लाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है वो पहले से कम हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये आप समझ गए होगे, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो वेरिएशन ऑफ
मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी कैसे होगी इसके अंदर? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मान लो कोई आपने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। पहला फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, लाइक एसिटिक एसिड ले सकते हैं, वीक एसिड है। तो इसमें मान लो अगर हम सोल्यूशन की बात करें, एसिटिक एसिड आपने लिया, ये H10 प्लस H प्लस आयन है इसके अंदर। तो सोल्यूशन को जैसे हम डाइल्यूट करेंगे तो इसका आयनाइजेशन जो होगा पहले से तुलना में बढ़ जाएगा, एट इज मोर आयनाइजेज, है ना। तो एज वी डाइल्यूट द सोल्यूशन, इसमें बाहर से वाटर को मिलाते हैं, एज वी ऐड वाटर इन द सोल्यूशन, है ना, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज। इलेक्ट्रोलाइट पहले ज्यादा आयनाइज करेगा तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा बढ़ेंगे सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो एज वी ऐड वाटर इन द सोल्यूशन, ionization of weak electrolyte will increase, ionization of weak electrolyte will increase, so molar conductivity of weak electrolyte increases with dilution, ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट जो होगा डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगी। और इसका हम अल्फा कितना कैसे निकालते हैं, जैसे कितना परसेंट एनालाइज कर रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको निकालने का तरीका होता है अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा मी मोलर कंडक्टिविटी, और ये हो जाएगा जब उसको काफी ज्यादा आयनाइज कर देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे होती है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे अल्फा। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, यही वैल्यू कैसे होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो जैसे कि आप इसमें देखोगे कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं लाइक NaCl, तो ये एनायन जो होगा एनोड की तरफ मूव करता है और कैटायन कैथोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो ये ऑलरेडी 100% एनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज 100% एनाइज्ड, लेकिन उसके आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वाटर क्या करता है, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयन इसको डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयन विल डिक्रीज, सो कंडक्टिविटी विल मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, एज वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन, एज वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन, एज वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन, force of attraction between opposite ion will decrease,
opposite ion will decrease, है ना. So ion will move easily towards its electrodes. So ion will move easily towards each electrode. ठीक है, इलेक्ट्रोड की तरफ इजीली मूव करता है. सो आप कह सकते हो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन. इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन. ठीक है, इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन. तो दोनों ही केस में आपने देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही केस में मोलर कंडक्टिविटी जो होती है डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज कर रही है. ठीक है, लेकिन दोनों में रीजन आपने देखा अलग अलग है. वीक इलेक्ट्रोलाइट किस लिए इंक्रीज करती है, क्योंकि उसका आयनाइजेशन बढ़ जाता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किस लिए करती है, ताकि उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट आयन जो है वो डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में. अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक इक्वेशन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं. मोलर कंडक्टिविटी अंडर कंसंट्रेशन के बीच में, जिसमें क्या होता है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है. ठीक है, जैसे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये ग्राफ होता है, इक्वेशन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो होगी y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के फॉर्म में होगी. एम इसका निगेटिव है. ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो होती है ऐसे करके होती है. जैसे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये होती है. एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. जैसे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी ये जो पॉइंट है जहां पर ये मीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है ये. ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं विद ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना. तो आप कह सकते हो कि डेल्टा एम इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड with the help of graph. But for weak electrolyte, ये किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो जैसा कि. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डेल्टा एम इनफाइनाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. ठीक है, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हम इसके अंदर, है ना. तो आप समझ सकते हो कि ये किसी पॉइंट पर मीट नहीं कर रहा तो हम उसको निकाल नहीं सकते हैं. तो उसको निकालने के लिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालने के लिए एक और साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था कोर्लासुस. तो कोर्लासुस ने कुछ पॉइंट्स बताए, उसके हेल्प से हम कोर्लासुस लॉ जो होता है ना, उसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम अब हेडिंग देते हैं. ठीक है, तो कोर्लासुस लॉ क्यों होता था बच्चों? कोर्लासुस लॉ इसलिए बताया गया था क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम स्ट्रॉन्ग मतलब हम उसको निकाल सकें कोर्लासुस लॉ की हेल्प से. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड with the help of Kohlasus law. Kohlasus law.
ठीक है, कोलासोस लॉ कहता क्या है? सबसे पहले हम कोलासोस लॉ देख लेते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम मीरा कंडक्टिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोलासोस लॉ। कोलासोस लॉ देखते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution when ठीक है, तो देखो ये कोलासोस लॉ क्या होता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, each ion makes a distributed solution of the towards the molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ion which is associated। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो ये कोलासोस लॉ क्या करता है, जैसे मान लो आपने NaCl को NH किया, देखो जैसे दो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक NaCl का NaOH का, दोनों के अंदर दोनों Na प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो Na प्लस आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, चाहे वो NaCl से आ रही हो चाहे Na प्लस NaOH से आ रही हो, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी सेम होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, है ना। तो अदर आयन पर डिपेंड नहीं करेगी, Cl माइनस आयन OH माइनस के साथ डिपेंड नहीं करेगी Na प्लस आयन की कंडक्टिविटी। Na प्लस किसी से भी आ रहा हो, चाहे NaCl से आ रहा हो चाहे वो NaOH से आ रहा हो, उसकी कंडक्टिविटी सेम रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यही कहता है कोलासोस लॉ, और इसके बेसिस पर हम कुछ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो उस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसके हेल्प से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। आपको NH4Cl NaOH NaCl की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दी गई है, और उसके हेल्प से मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH निकालना है। तो NH4OH जैसा कि आपको पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है आपको, तो देखो ये बच्चों NH4OH का आपको दिया हुआ है, NH4OH का सॉरी निकालना है, और ये तीनों वैल्यू आपको गिवन है, ये गिवन है आपको। तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, तो हम इसमें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 है ये। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करके अगर हम 3 से माइनस कर दें, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 प्लस 2 को ऐड करके, है ना, और इन दोनों को ऐड करके -3 से माइनस करते हैं, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू हमें पता चल सकती है, जैसे इक्वेशन नंबर 4 ये हमें पता चल सकती है वैल्यू। ठीक है, अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। जैसे हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर निकालनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर BaCl2, हो जाएगा डेल्टा एन इक्विवेलेंट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आयंस प्लस डेल्टा इंफिनिटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन। इन दोनों का सम होगी, कैटायन और आयन का सम होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और उसको मोलर कंडक्टिविटी में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा इसका, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस डेल्टा इनफिनिटी ऑफ Cl माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लो ये तो ये हो गया, डेल्टा मीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस, सल्फेट आयन, इन दोनों का सम हो जाएगा एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन, और इसको मोलर कंडक्टिविटी को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, डेट इज मोलर कंडक्टिविटी इसका आयन फैक्टर 3 होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 अपॉन 3 प्लस डेल्टा इनफाइनाइट सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको ऐड करके उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम अदर आयन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग देखते हैं आयनिक मोबाइलिटी। आयनिक मोबाइलिटी देखते हैं। आयनिक मोबाइलिटी, जैसे हम सबसे पहले कैटायंस की बात करते हैं तो देखो लिथियम आयन अगर हम लेते हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन एंड सीजियम आयन, ये लेते हैं मान लो, दे आर दी आयन कैटायंस। तो देखो जितना इस पर चार्ज होता है, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी मोबाइलिटी कम होगी। तो देखो सबसे लिथियम आयन के अंदर जो चार्ज डेंसिटी सबसे हाई है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर वॉल्यूम, चार्ज पर वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम सबसे स्मॉल है, स्मॉल वॉल्यूम अगर है, इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे हाई है, जैसे हाई चार्ज डेंसिटी है इसके अंदर। और अगर इसके सोल्यूशन में का प्रेजेंट रहता है, मान लो वाटर के सोल्यूशन में ये कैटायंस प्रेजेंट होते हैं वाटर के सोल्यूशन में, तो लिथियम आयन की जो मोबाइलिटी होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि वो ज्यादा हाइड्रेट होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इस पर ज्यादा है। तो लिथियम आयन के चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होंगे, यानी ये ज्यादा हाइड्रेट होगा। है ना, इट इज मोर हाइड्रेटेड। और हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबाइलिटी होती है, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसकी मोबाइलिटी कम होती चली जाएगी। हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबाइलिटी। ठीक है, तो देखोगे सबसे ज्यादा इसमें जो मोबाइलिटी होगी वो किसकी होगी, सीजियम आयन की होगी। सीजियम आयन, देन रुबिडियम आयन, देन पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, देन लिथियम आयन। दिस ऑर्डर ऑफ मोबाइलिटी, ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबाइलिटी, आयनिक मोबाइलिटी। ठीक है, यानी कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा मोबाइलिटी ज्यादा होगी उसकी। ठीक है, आप समझ गए होगे इसको। अब इसमें देखो एक दो चीजें इसमें और भी ध्यान देनी पड़ेगी, इसको हम रब कर दें, है ना, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। पॉज करके आप नोट कर सकते हो इसको। जैसे H प्लस एंड OH माइनस की हम बात करें, H प्लस एंड OH माइनस की बात करते हैं, तो H प्लस एंड OH माइनस का अगर हम बात करें तो इसके अंदर हाइड्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसके अंदर आयनिक मोबाइलिटी शुड बी लेस, आयनिक मोबाइलिटी शुड बी लेस, आयनिक मोबाइलिटी शुड बी लेस। But in solution its ionic mobility is very high, but in aqueous solution its mobility is very high। ठीक है, इसको सबसे पहले इसका जो क्यों होता है कि H प्लस OH माइनस की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है ना, चार्ज डेंसिटी इसकी हाई है, Q बाय M वेरी लार्ज है, तो इसका क्या होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है इसकी, तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए और इसकी मोबिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी मोबिलिटी वेरी बहुत हाई होती है। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक इसका मैकेनिज्म होता है, उसका नाम है ग्रोथस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ग्रोथस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ग्रोथस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ग्रोथस टाइप ऑफ मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। आप देखोगे इसमें देखो होता क्या है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और उसमें H प्लस आयन जो होता है, H प्लस आयन जो है वो इस तरह से मूव करता रहता है। H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो H प्लस आयन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करता रहता है।
जिसकी वजह से इसकी इसकी जो इसके अंदर जो आयंस की मूवमेंट की टेंडेंसी है ना, नॉर्मली इसकी कम होनी चाहिए, बट इसकी मोबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, H प्लस एंड OH माइनस की मोबिलिटी, है ना। तो ये आप ध्यान रखना बच्चों कि H प्लस एंड OH माइनस की कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, ठीक है। इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और चीज है, उसका नाम है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। हेडिंग देते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वो देखेंगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन ऑफ, इसमें केस नंबर 1 है टाइट्रेशन ऑफ HCl विथ NaOH। HCl विथ NaOH, ठीक है। जैसे हम HCl का एक सोल्यूशन लेते हैं, HCl सोल्यूशन, HCl का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें बाहर से हम NaOH को मिलाते हैं इसके अंदर, तो इसकी कंडक्टिविटी पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं। तो देखो इसके अंदर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कंडक्टेंस वर्सेज वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि क्या होता है कि जैसे HCl की रिएक्शन हम NaOH से करा रहे हैं, HCl विद NaOH विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे स्टार्टिंग में चूंकि HCl सोल्यूशन में है, H प्लस आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होगी, हाई कंडक्टिविटी होगी क्योंकि H प्लस आयन प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको इसमें आप OH माइनस को मिलाते हो तो ये क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर से फॉर्म हो रहा है, यानी H प्लस आयन रिप्लेस्ड बाय Na प्लस आयन, और जैसे H प्लस आयन रिप्लेस होगा Na प्लस आयन के द्वारा, उसकी कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी कंडक्टिविटी जो होती है डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इस पॉइंट पर ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा HCl, फिर हम इसके अंदर NaOH को मिलाते हैं तो NaOH की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी इसकी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, इसमें हेडिंग देते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मान लो हमने सोल्यूशन लिया है, उसमें वीक एसिड लिया है, एसिटिक एसिड, और उसमें बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हैं NaOH, ठीक है। इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कंडक्टेंस वर्सेज वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका ग्राफ देखो क्या होगा, जैसे हम एसिटिक एसिड में NaOH को मिलाते हैं तो उसमें होगा क्या, एसिटिक एसिड react with NaOH, it will form सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, ये फॉर्म होता है इसके अंदर। अब एसिटिक एसिड को NaOH से मिला रहे हैं तो उसमें एस्टेट आयन H प्लस आयन है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, स्टार्टिंग में आप देखोगे तो ये एसिटिक एसिड जो है NaOH को यूटिलाइज करके एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिड बन रहा है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है कि जब एसिड एसिटिक एसिड का अपना डिसोसिएशन होता है
अब इसमें देखोगे एस्टेट आयन और H प्लस आयन इसके अंदर प्रेजेंट है और ये सोडियम एसिटेट सोल्यूशन में प्रेजेंट है। दिस इज एस्टेट आयन प्लस सोडियम आयन। तो ये एसिड आयन सोल्यूशन में बढ़ जाता है तो ये रिएक्शन कहाँ चली जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है। दूसरी सिचुएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल फर्दर इंक्रीज, है ना, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो स्टार्टिंग में देखो इसका डिसोसिएशन जो होता है शुरुआत में डिक्रीज करता है स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। और फिर क्या होता है इसमें आप देखोगे सोडियम एस्टेट आयन का जो एस्टेट आयन जो स्ट्रॉन्ग मतलब ये जो आयन है इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है सोल्यूशन के अंदर, उसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। और फिर फाइनली होता है क्या, जब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कंडक्टिविटी और बढ़ने लगती है, इसकी कंडक्टिविटी और बढ़ने लगती है। ये ग्राफ है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, हाँ। ये कहाँ पर है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है ये वाला, जैसे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि स्टार्टिंग में एस्टिक एसिड एनुअस सॉल्यूशन सोडियम एसिड प्लस वाटर बनाना है, इसमें एस्टेट आयन H प्लस आयन प्रेजेंट है। एस्टेट आयन के आयनिस को कम कर रहे हैं, देखो पीछे चली जा रही है, पीछे चली जा रही है। तो इसका मतलब इसका जो आयनाइजेशन है एस्टिक एसिड का पहले सप्रेस हो रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब एस्टेट आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा सोल्यूशन में तो उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी और जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो इसमें सोल्यूशन में फिर NaOH बच जाएगा और NaOH जो है ये आयनाइज करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी कंडक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ ऐसा होगा। अब देखो अगर हम सोल्यूशन में टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ये दोनों प्रेजेंट हो वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस अगर लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा इसमें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी सोल्यूशन में आप मान के चलो कि HCl प्लस एसिटिक एसिड है और इसमें हम क्या बाहर से क्या मिला रहे हैं, NaOH को मिला रहे हैं। अब क्या होगा, ऐसा ग्राफ कैसा होगा, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब मैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों प्रेजेंट है सोल्यूशन में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड, इन दोनों को NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, HCl प्लस NaOH, इट विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर, ये फॉर्म होगा HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि क्या हो रहा है इसके अंदर H प्लस आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट था और ये कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस आयन में, तो इसकी कंडक्टिविटी शुरुआत में डिक्रीज करेगी, ठीक है, कंडक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेज, अब उसके बाद देखोगे इसमें फिर एस्टिक एसिड का बात है, वीक एसिड इसमें हम लेते हैं, एस्टिक एसिड NaOH रिएक्शन करके सोडियम एसिटेट प्लस वाटर फॉर्म करेगा, ये V1 होगा, ये V2 होगा, ठीक है। तो ये वीक एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म होगा इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मेशन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट नाउ कन्वर्ट इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट
नाउ कन्वर्ट इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये दूसरा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा, ये फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, ये सेकंड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। दिस इज फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट and this is second neutralization point. उसके बाद कंडक्टिविटी और इंक्रीज करने लगेगी इसके अंदर। ठीक है बच्चों, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, NaOH रहेगा सोल्यूशन में, NaOH की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, जैसे मान लो कोई जैसे हमने बताया था मोलर कंडक्टिविटी जैसे क्या होती है, दिस इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी होती है। ठीक है, जैसे कोई भी आप ले लेते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लाइक AgCl, डिसोसिएट इनटू Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इस फॉर्म में डिसोसिएट करता है। ठीक है, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। जब कोई कंप्लीट एनालिसिस नहीं हुआ जिसकी कंसंट्रेशन जो होगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी, दिस इज सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, इन मोल पर लीटर। ठीक है, और उस समय उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड डाइल्यूशन होगा, दिस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी फाइंड डाइल्यूशन इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी एस, दिस इज सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। ठीक है, और डेल्टा में इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl आपसे पूछा गया है। तो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हमें सॉल्वेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्वेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था, डेल्टा एम AgCl और कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्वेबिलिटी, यहाँ पर सॉल्वेबिलिटी होती है। अब देखो इसमें आपको कंडक्टिविटी जो है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो दिया गया है वो AgCl सोल्यूशन का दिया गया है और वाटर का दिया गया है। तो हम प्योर AgCl की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ AgCl जो हो जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ Ag सोल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ये होगा। AgCl सोल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है दिस इज इक्वल टू 3.41 × -6 है, माइनस 1.6 × -6 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1.81 × -6। ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे 1838.3 इक्वल टू कंडक्टिविटी 1.8 × -6 है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो KSP हम निकालेंगे तो KSP इक्वल टू AgCl का क्या हो जाएगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये सॉल्युबिलिटी ऐसे इसकी सॉल्युबिलिटी है, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा S स्क्वायर, S स्क्वायर हम कर देंगे तो वी विल गेट KSP। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों, आप उसमें ध्यान देना। अब इसमें देखो एक चीज और है, ये आप कर देता हूँ, हेडिंग देते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक एसिटिक एसिड, जैसा कि आपको पता है, इस एस्टेट आयन या H+ आयन में डिसोसिएट हो रहा है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है,
सी 0 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू C1 माइनस अल्फा C अल्फा एंड दिस इज C अल्फा। इसका K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा। और अल्फा के बारे में मैंने आपको बताया था, अल्फा क्या होता है, जिससे मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन ये होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी C इंटू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे हम K निकाल देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखना आप, इस पर बेस्ड है। रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन मेजर्ड इन ए कंडक्टिविटी सेल ऑफ सेल कांस्टेंट 0.366 सेंटीमीटर इनवर्स इज फाउंड टू बी 2220 ओम। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। ऑल्सो फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। आपको इनफाइनाइट पर H प्लस और एसिड मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर दिया हुआ है। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन तो आप निकाल ही सकते हो। इनफाइनाइट डायल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है H प्लस प्लस डेल्टा इनफाइनाइट एस्टेटाइन, ये होगा। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 349.1 प्लस 40.9, ये 390 के करीब आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये हो जाएगा। तो अल्फा आपको निकालना है, तो अल्फा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। आपको मोलरिटी दी हुई है लेकिन कंडक्टिविटी नहीं पता है, तो कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला आपको पता है 1/r इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, आपको 1/r यानी कि 1/2220 इंटू एल अपॉन ए जो है दैट इज इक्वल टू 0.366 होगा सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टिविटी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे 1000 अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी हमें पता है ना, मोलरिटी गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। ठीक है, तो इससे आपको मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, और जैसे ही मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी तो उससे हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये कितना है 390 है, इससे अल्फा आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, और फिर आपको क्या निकालना है, के निकालना है। तो के क्या होता है, के आपको पता है, के इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होता है। तो अल्फा आपको मान लो आपको वाई आ गया है इसके अंदर, तो वाई इंटू सी इंटू वाई का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई, ये कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है ना, आप उसको सॉल्व कर सकते हो।